कहानी की शुरुआत में एक बुरी तरह घायल आदमी जान बचाते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंचता है, जैसे कोई खतरनाक चीज उसका पीछा कर रही हो। तभी वो आदमी दरवाजे पर तेज दस्तक देता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो घायल आदमी के सामने जून और बर्ट खड़े होते हैं। वो आदमी खून से लथपथ डरा हुआ था। वो बताता है कि कुछ चौकटॉ लोग उसे मारना चाहते हैं और उसकी पत्नी को भी ले गए हैं। वो बदले में सोना देने की बात करता है और लालच में आकर बर्ट उसे घर के अंदर ले आता है। लेकिन जॉन को कुछ अजीब लगता है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो दूर से चौकटॉ लोगों का एक ग्रुप उनकी तरफ आता दिखाई देता है। उनका लीडर दरवाजे पर आकर साफ चेतावनी देता है, जिसे तुमने घर में लिया है वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। लेकिन जॉन उस पर विश्वास नहीं करती और उन्हें जाने को बोल देती है। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबता है, माहौल अचानक बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब जॉन घर के अंदर जाती है तो उसे अंधेरे में वही घायल आदमी खड़ा मिलता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। नीचे जमीन पर बर्ट की लाश पड़ी होती है। जॉन घबरा जाती है और पूछती है, तुमने क्या किया? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने उसे जगा दिया। और तभी बर्ट की लाश हिलने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो उठकर खड़ा हो जाता है, एक खौफनाक मुस्कान के साथ। अब वो इंसान नहीं रहा। इसके बाद कहानी कट होती है एक पुराने लंबर मिल पर, जहाँ दो जुड़वा भाई स्मोक और स्टैक एक आदमी से वो जगह खरीद रहे होते हैं। वो इस जगह पर बार खोलना चाहते हैं जिसमें ब्लैक लोग आराम से एंजॉय कर सके, क्योंकि उस जगह पर व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते। और दोनों भाइयों का व्यवहार साफ दिखाता है कि वो आम लोग नहीं हैं। और जाते जाते वो उस आदमी को चेतावनी देते हैं कि अगर कोई उनकी जमीन पर आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमी नाम का एक लड़का खेतों में काम करता हुआ गाना गा रहा होता है। उसकी आवाज में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो लोगों को खींचता है। कहानी आगे बढ़ती है सैमी और उसकी माँ रूथी के साथ, जहाँ सैमी जल्दी जल्दी तैयार हो रहा होता है। वो मजाक में कहता है कि गीले कपड़े पहन लेगा ताकि जल्दी सूख जाए, और अपनी माँ के ऊपर मजाक में पानी डाल देता है। ये छोटा सा पल दिखाता है कि उसकी जिंदगी कितनी साधारण है। जब सैमी घर के अंदर जाता है वो अपना गिटार ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये किसने लिया होगा। वो सीधा चर्च पहुंचता है, जहां उसका पिता जेडाइडिया बैठा बाइबल पढ़ रहा होता है। सैमी अपने गिटार के बारे में पूछता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका गिटार यहीं रखा हुआ है, ऑल्टर के पास। उसका पिता चाहता है कि सैमी चर्च के लिए गाना गाए, लेकिन सैमी मना कर देता है। लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ भगवान के लिए है, न कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इसके बाद जेडिडिया सैमी से बाइबल की एक लाइन पढ़वाता है, जिसका मतलब है कि इंसान को मोह माया से बचना चाहिए। और यही वो मोमेंट है जहां वो इनडायरेक्टली सैमी को वार्निंग देता है। सैमी समझ जाता है कि उसके पिता को पता है वो कहां जाने वाला है, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं बस एक दिन के लिए आजादी चाहता हूं। जैसे ही सैमी बाहर निकलता है, वहां स्मोक और स्टैक अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसका पिता उन्हें देखता है, लेकिन सैमी बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ जाता है। ये एक इमोशनल मोमेंट है, जहां एक तरफ फैमिली है और दूसरी तरफ उसकी आजादी। और जाते जाते उसके पिता एक खतरनाक वार्निंग देता है, अगर तुम शैतान के साथ नाचोगे तो एक दिन वो तुम्हारे घर तक आ जाएगा। अब कहानी शिफ्ट होती है सड़क पर, जहां तीनों गाड़ी में साथ जा रहे होते हैं। सैमी एक्साइटेड है। वो शिकागो के बारे में सवाल पूछता है, जहां सब कुछ बेहतर है, रेसिज्म कम है। लेकिन स्मोक उसे सच्चाई बताता है, शिकागो भी मिसिसिपी जैसा ही है, बस बिल्डिंग्स ऊंची हैं। यानी जगह बदलने से हकीकत नहीं बदलती। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं, जहां घास के नीचे एक बड़ा ट्रक छुपा होता है जो सामान से भरा हुआ है। शायद वो किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक खतरनाक रैटल स्नेक बाहर आता है। सैमी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। स्मोक बिना घबराए नाइफ से स्नेक को मार देता है। ये सीन दिखाता है कि ये दोनों भाई कितने डेंजरस और एक्सपीरियंस्ड हैं। इसके बाद दोनों भाई प्लान डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग आज करनी चाहिए या बाद में। स्टैक चाहता है कि आज ही ग्रैंड ओपनिंग हो, जबकि स्मोक थोड़ा केयरफुल है। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग अलग काम करना होगा। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है, जहां दोनों भाई एक दूसरे को हग करते हैं, जैसे किसी मिशन पर जा रहे हों। ये हिंट देता है कि आगे कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। अब सैमी स्टैक के साथ गाड़ी में जाता है। रास्ते में सैमी एक शॉकिंग सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों ने अपने ही पिता को मार दिया था? स्टैक कुछ देर चुप रहता है, फिर बताता है, नहीं, हमने नहीं, स्मोक ने मारा था। पता चलता है कि उनका पिता शराब पीकर वायलेंट हो जाता था और उन्हें मारता था। यानी उनका पास्ट बहुत डार्क और पेनफुल रहा है। अब दूसरी तरफ स्मोक शहर में पहुंचता है, जहां लोग अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ लोगों को देखता है, साफ लगता है कि वो किसी खास मकसद से आया है। अब कहानी आगे बढ़ती है स्मोक के साथ, जो शहर में एक टीनेजर लड़की से बात करता हुआ नजर आता है। वो उससे पूछता है,
तुम मुझे जानती हो। पहले तो लड़की मना कर देती है, लेकिन जब वो स्मोक स्टैक ट्विंस का नाम लेता है, लड़की के चेहरे पर तुरंत डर आ जाता है। अब स्मोक उसे एक छोटा सा काम देता है, इस ट्रक में बैठो और अगर कोई अजीब लगे तो हॉर्न बजाना। वो उसे पैसे देने की बात करता है। इसके बाद स्मोक एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बो चाओ से होती है, पुराना जानने वाला। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और स्मोक सीधे अपने प्लान पर आ जाता है। वो रात के लिए एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो 50-100 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता है, कैटफिश, कॉलर्ड ग्रीन्स, सैंडविचेस, सब कुछ। यानी आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी बाहर से जोर जोर से हॉर्न की आवाज आती है। स्मोक तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि 2 चोर उसके ट्रक से सामान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बिना 1 सेकंड गंवाए स्मोक गोली चला देता है। एक चोर के सीधे पैर में गोली लगती है, दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक उसे भी रोक लेता है। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वो चोर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन स्मोक कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। वो दूसरे चोर को भी गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी रेप्यूटेशन बनी रहे। यानी स्मोक स्टैक ट्विंस के नाम का डर बना रहना जरूरी है। इसके बाद स्मोक बड़े आराम से वापस दुकान में जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बो चाओ को पैसे देता है और कहता है कि बाहर घायल लोगों का इलाज करवा देना। ये दिखाता है कि उसके लिए ये सब नॉर्मल है। फिर वो अपने इवेंट की बाकी तैयारी करता है। उसे आइस चाहिए और एक बड़ा साइन बोर्ड भी। बो चाओ अपनी पत्नी ग्रेस को बुलाता है। ग्रेस आते ही सिचुएशन समझ जाती है। बाहर लोग घायल पड़े हैं और अंदर स्मोक पैसे लहरा रहा है। वो पहले तो नाराज होती है, लेकिन फिर उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। दोनों के बीच नेगोशिएशन शुरू होता है। ग्रेस ज्यादा पैसे मांगती है, स्मोक कम देता है और आखिर में डील फिक्स हो जाती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है स्टैक और सैमी की तरफ, जो एक बिजी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ हर जगह लोग हैं और अलग अलग जगह पर म्यूजिशियंस ब्लूज बजा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। सैमी ये सब देखकर हैरान रह जाता है, जैसे वो एक नई दुनिया में आया हो। तभी एक शानदार हारमोनिका की आवाज सुनाई देती है। स्टैक कहता है ये डेल्टा स्लिम है, एक बुजुर्ग म्यूजिशियन जो अपने म्यूजिक से जादू कर रहा है। स्टैक उसे पैसे देता है और उससे बात करता है। स्लिम उन्हें पहचान लेता है और मजाक करते हुए पूछता है ये लड़का कौन है। स्टैक कहता है ये सैमी है, डेल्टा का सबसे बेहतरीन ब्लूज प्लेयर। लेकिन स्लिम हंस पड़ता है, इतनी छोटी उम्र में ब्लूज, इसे क्या पता दर्द क्या होता है। अब कहानी फिर से स्टैक और सैमी की तरफ बढ़ती है, जहाँ सैमी अपने हुनर को साबित करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है बताने से बेहतर है मैं दिखा देता हूँ। लेकिन तभी डेल्टा स्लिम उसे रोक देता है, क्योंकि वो जगह उसकी कमाई की जगह है। स्टैक तुरंत बीच में आता है और साफ कर देता है कि सैमी कोई आम लड़का नहीं है। इसके बाद स्टैक डेल्टा स्लिम को एक ऑफर देता है, आज रात हमारे जूक जॉइंट में आकर प्ले करो। लेकिन स्लिम मना कर देता है, क्योंकि वो सालों से एक ही जगह परफॉर्म कर रहा है, यानी वो रिस्क लेने से डरता है। तभी स्टैक अपना असली खेल खेलता है। वो उसे शिकागो की इम्पोर्टेड ठंडी बियर देता है, जो स्लिम ने शायद पहले कभी टेस्ट नहीं की होती, और यही टर्निंग पॉइंट बनता है। स्टैक उसे डबल पैसे और अनलिमिटेड बियर ऑफर करता है। अब स्लिम के पास सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। यहीं से क्लियर हो जाता है आज रात का इवेंट कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद एक शानदार मोमेंट आता है। सैमी गिटार बजाता है और डेल्टा स्लिम हारमोनिका। दोनों का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल होता है कि आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग तालियां बजाने लगते हैं और स्टैक इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो सबको रात के इवेंट के लिए इनवाइट करता है। खाना होगा, शराब होगी और म्यूजिक से रात भर आग लगेगी। यहीं पर सैमी की मुलाकात पर्लाइन से होती है। दोनों के बीच हल्की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन पर्लाइन साफ बता देती है मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी दोनों के बीच अट्रैक्शन साफ दिखता है। ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का हिंट देता है। लेकिन तभी सैमी कुछ अजीब नोटिस करता है। एक वेल ड्रेस्ड औरत स्टैक को घूर रही होती है और जैसे ही वो पास आती है, पहली बार स्टैक के चेहरे पर डर दिखता है। उस औरत का नाम मेरी है और साफ पता चलता है कि उसका स्टैक के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वो उससे कहती है मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन स्टैक उसे दूर रहने को कहता है। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे इमोशनल और इंटेंस हो जाती है। मेरी बताती है कि उसकी माँ की मौत हो गई और वो स्टैक को देखने आई थी। यहाँ पता चलता है कि उनके बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि डीप कनेक्शन था। लेकिन स्टैक सब कुछ डिनाई कर देता है। शायद वो अपने पास्ट से भाग रहा है। आखिर में मेरी गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती है और सैमी सोच में पड़ जाता है, क्या वो सच में वाइट थी या कुछ और। अब कहानी फिर से स्मोक की तरफ शिफ्ट होती है, जो एक अलग जगह एनी के पास पहुंचता है। वो एक छोटी सी कब्र के पास रुकता है और वहाँ फूल रखता है। यहाँ रिवील होता है कि स्मोक का भी एक दर्दनाक पास्ट है, शायद उसका बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है। एनी बाहर आती है और दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन दिखती है, जिसमें प्यार भी है, दर्द भी और अधूरापन भी। स्मोक उसे बताता है कि वो एक जूक जॉइंट खोल रहा है
और चाहता है कि एनी उसके लिए खाना बनाए, लेकिन एनी को उस पर भरोसा नहीं है। वो साफ कहती है, तुम्हारा पैसा साफ नहीं है, इसमें खून लगा है। यहाँ दोनों के बीच एक गहरी बहस होती है। स्मोक कहता है, दुनिया में हर पैसा खून से ही आता है, लेकिन एनी मैजिक और स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करती है। यानी साइंस वर्सेस बिलीफ का क्लैश दिखता है। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। स्मोक उससे पूछता है, अगर तुम्हारी जादुई ताकत इतनी स्ट्रांग है तो हमारे बच्चे को क्यों नहीं बचा पाई? ये सुनकर एनी टूट जाती है। ये दोनों के बीच का सबसे दर्दनाक सच है, लेकिन फिर भी वो मानती है कि उसकी रूट्स ने स्मोक को जिंदा रखा है। वो उसका तावीज निकालकर उसे फिर से तैयार करती है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। और आखिर में स्मोक उससे एक आखिरी बार पूछता है, क्या तुम हमारे जूक जॉइंट के लिए खाना बनाओगी? एनी रुक जाती है, सोच में पड़ जाती है। एनी उससे सीधा सवाल करती है, तुम वापस क्यों आए हो? स्मोक कुछ देर चुप रहता है, फिर सच बोल देता है, यहाँ वापस आना आसान नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मिस करता हूँ। दोनों के बीच की दूरी अचानक खत्म हो जाती है। पुरानी फीलिंग्स फिर से सामने आ जाती हैं। ये साफ दिखाता है कि उनके बीच रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, बस वक्त और दर्द ने उसे दबा दिया था। इसके बाद कहानी फिर स्टैक, सैमी और डेल्टा स्लिम की तरफ लौटती है, जो गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। यहाँ माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सैमी स्टैक से मैरी के बारे में सवाल पूछता है, यानी अब वो धीरे धीरे इस एडल्ट दुनिया को समझ रहा है। डेल्टा स्लिम मजाक करता है और स्टैक को एडवाइस देने के लिए मजबूर करता है। स्टैक फिर सैमी को एक दिलचस्प सीख देता है। एक औरत को खुश रखना सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं होता। वो उसे बताता है, उसकी तारीफ करो, उसे हंसाओ, अच्छा खाना खिलाओ, उसे सेफ फील कराओ। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। गाड़ी एक चेन गैंग के पास से गुजरती है, जहाँ काले मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। डेल्टा स्लिम उन्हें पहचानता है और साफ हो जाता है कि ये सिस्टम कितना ब्रूटल है। एक गार्ड गोली चला देता है, सिर्फ डिसिप्लिन दिखाने के लिए। ये सीन उस समय की हार्श रियलिटी दिखाता है। इसके बाद डेल्टा स्लिम अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है, कैसे वो और उसका दोस्त म्यूजिक बजाते बजाते जेल पहुंच गए और वहां से उन्हें जबरदस्ती परफॉर्म करवाया गया। व्हाइट लोग उनके टैलेंट से पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्हें खुद कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, जिससे पता चलता है व्हाइट लोग बहुत ही ज्यादा रेसियम है। इसके बाद स्टैक एक आदमी कॉर्न ब्रेड से मिलता है। वो उसे अपने काम में शामिल होने के लिए उकसाता है और पैसे दिखाकर उसे मना लेता है। यानी अब उनका प्लान बड़ा होता जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। सभी लोग मिलकर पुराने लंबर मिल को ट्रांसफॉर्म करने लगे होते हैं। खाना तैयार हो रहा है, शराब लाई जा रही है, स्टेज बनाया जा रहा है, वॉल्स फिक्स हो रही हैं, लाइट्स लग रही हैं। धीरे धीरे एक टूटा हुआ मिल एक जिंदा जूक जॉइंट बन जाता है। सैमी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है। एनी खाना तैयार कर रही होती है। स्मोक पूरे सेटअप को ध्यान से देख रहा होता है और स्टैक पूरे कॉन्फिडेंस में होता है, जैसे उसे पता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर डेल्टा स्लिम पियानो ट्यून कर रहा होता है और सैमी से कहता है, ब्लूज सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। वो समझाता है, ये अफ्रीका से आया है, ये फोर्स्ड नहीं है, ये नेचुरल है। यानी सैमी का टैलेंट सिर्फ टैलेंट नहीं, एक लेगेसी है। अब फाइनली दरवाजा खुलता है और बहुत सारे कस्टमर अंदर आता है। उनमें से एक ड्रिंक मांगता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। वो प्लांटेशन करेंसी देता है। अब कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। स्टैक, एनी और स्मोक पीछे वाले कमरे में जाते हैं। स्मोक का मूड साफ बता रहा था, वो खुश नहीं है। अंदर जाते ही वो फट पड़ता है, ये कोई आम पार्टी नहीं है, ये बिजनेस है और यहाँ सिर्फ असली पैसे चलेंगे। लेकिन एनी और स्टैक दोनों उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था, ये लोग दिन भर खेतों में जान तोड़ मेहनत करते हैं, अगर आज रात उन्हें थोड़ा सुकून मिल रहा है तो उन्हें अपने तरीके से एंजॉय करने दो। स्मोक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है, थोड़ी मजबूरी में। और धीरे धीरे पूरा जूक जॉइंट भरने लगता है। म्यूजिक शुरू होता है। डेल्टा स्लिम पियानो पर बैठता है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब ये जगह सिर्फ एक मिल नहीं रही, ये एक जिंदा धड़कती दुनिया बन चुकी है। तभी सैमी की मुलाकात होती है पर्लाइन से। दोनों के बीच हल्की सी फ्लर्टिंग शुरू होती है और केमिस्ट्री साफ दिखने लगती है। उसी समय एक और एंट्री होती है, मेरी। कॉर्नब्रेड उसे पहचान नहीं पाता पहले, लेकिन फिर शॉक हो जाता है। लिटिल मेरी? अब मेरी बदल चुकी है। उसका लुक, उसका अंदाज सब कुछ अलग है, लेकिन उसके अंदर का अतीत अभी भी जिंदा है। अंदर आते ही सैमी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है वो यहाँ ट्रबल बन सकती है, लेकिन मेरी उसे पहचान लेती है। तू सैमी है, वही गिटार वाला। अब दोनों के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। मेरी अपनी कहानी बताती है, उसकी पहचान, उसका अतीत और कैसे वो कहीं भी पूरी तरह बिलोंग नहीं करती। तभी स्मोक आ जाता है और सैमी को वहाँ से भेज देता है। अब सामने आते हैं स्टैक और मेरी। दोनों के बीच जो बात होती है वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं है, वो अधूरा प्यार है, गुस्सा है और एक ऐसा सच जिससे दोनों भागते रहे। मेरी साफ कहती
है वो उसके लिए वापस आई है, लेकिन स्टैक वो खुद को ही उसके लायक नहीं मानता। वो उसे दूर भेजना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से यही सेफ है। लेकिन इसी बीच स्टेज पर सैमी आता है और यहीं से कहानी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। वो अपना गाना शुरू करता है, एक ऐसा गाना जो उसके दिल से निकला है। भीड़ चुप हो जाती है, हर कोई बस उसे सुन रहा है। स्मोक और स्टैक भी पहली बार उसे सच में नोटिस करते हैं और फिर कुछ अजीब होने लगता है। म्यूजिक बढ़ता है, लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ डांस नहीं है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट एक साथ आ गए हों। एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, अलग अलग समय के लोग सब एक ही जगह पर मौजूद हैं। जैसे ये जूक जॉइंट अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन इस मैजिकल मोमेंट के बाहर खतरा आ चुका है। 3 अजनबी इस म्यूजिक को सुनकर धीरे धीरे इस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके लीडर रेमिक, उसकी नजर सीधे इस पार्टी पर टिकी हुई है, जैसे वो सिर्फ अंदर आना नहीं चाहता, कुछ और चाहता है। अब तीनों मिलकर जूक जॉइंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन स्मोक उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। अब कहानी धीरे धीरे और खतरनाक मोड़ ले रही है। दरवाजे के पास खड़े होकर ट्विन सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मेरी आराम से बोलती है, 3 ही लोग थे, शायद उतना बड़ा खतरा नहीं। स्टैक को भी एक पल के लिए लगता है शायद वो लोग सिर्फ गाने वाले हों, लेकिन स्मोक का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। उसके हिसाब से एक छोटी सी गलती, एक गलत नजर और ये रात खून खराबे में बदल सकती है। इसलिए वो साफ आदेश देता है, उन्हें अंदर मत आने देना। अंदर पार्टी फिर से चलने लगती है, लेकिन टेंशन अभी भी हवा में है। मेरी ऊपर जाती है जहाँ स्टैक अकेला खड़ा है और साफ परेशान दिख रहा है। सच्चाई सामने आती है, भीड़ तो है लेकिन पैसा नहीं। ज्यादातर लोग प्लांटेशन क्रेडिट से पे कर रहे हैं, यानी असली कैश नहीं आ रहा। ये बिजनेस डूब सकता है। यही मेरी एक रिस्की आइडिया देती है। वो कहती है, मुझे उन आउटसाइडर से बात करने दो, क्योंकि उसे पता है वो लोग उससे ज्यादा खुलकर बात करेंगे। स्टैक पहले हेजिटेट करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। वो उसे अपनी गन भी दे देता है। अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। मेरी अकेले अंधेरे में निकलती है और सामने रेमिक और उसके साथी हैं। ये मोमेंट बहुत क्रीपी है। तीनों एक अजीब शांत गाना गा रहे होते हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रेमिक की आंखें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। मेरी उनसे बात करती है। वो कैजुअली पूछती है, तुम लोगों के पास पैसे हैं? और तभी बर्ट उसे गोल्ड कॉइन्स दिखाता है। अजीब बात ये है, ये कॉइन्स नॉर्मल नहीं लगते, जैसे किसी और टाइम, किसी और दुनिया से आए हों। रेमिक धीरे धीरे मेरी के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। वो उसके दर्द को पढ़ लेता है, उसकी माँ, उसका अकेलापन, और फिर कहता है, तुम्हें बचाने की जरूरत है। यही मेरी को कुछ गड़बड़ लगती है। एक पल के लिए उसे उसकी आंखों में कुछ जानवर जैसा दिखता है और वो तुरंत दूरी बना लेती है, गन निकालती है और उन्हें वार्निंग देती है। वो वापस जूक जॉइंट की तरफ चल देती है, लेकिन पीछे खड़ा रेमिक वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। कुछ बहुत गलत है उसके साथ। मेरी वापस आकर कहती है, सब कंट्रोल में है। कॉर्न ब्रेड उसे अंदर जाने देता है। अंदर फिर से म्यूजिक और डांस शुरू हो जाता है, लेकिन ऑडियंस को अब पता है खतरा अभी गया नहीं है। उधर सैमी पर्लाइन को परफॉर्म करते देख रहा है और पूरा माहौल फिर से जबरदस्त हो जाता है। म्यूजिक, डांस, लोग सब अपनी दुनिया में खो चुके हैं, लेकिन बाहर कॉर्न ब्रेड अकेले जाता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अंधेरा, सन्नाटा और अचानक जोन उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसकी लैंटर्न बुझा देती है और पूरा सीन अंधेरे में डूब जाता है। उधर अंदर मेरी स्टैक के पास लौटती है। उसके पास प्रूफ है कि उनके पास गोल्ड कॉइन है। स्टैक खुश हो जाता है, लेकिन कुछ अजीब चेंजेस दिखने लगते हैं। मेरी का बिहेवियर, उसकी एनर्जी कुछ अलग सा लगने लगता है। दोनों अकेले होते हैं और वहीं कैमरा एक छोटी सी डिटेल पकड़ता है, मेरी के शरीर पर एक बाइट मार्क। ये बहुत बड़ा हिंट है, लेकिन अभी किसी को समझ नहीं आता। दूसरी तरफ स्मोक सैमी से बात करता है। वो उसे वार्न करता है, म्यूजिक की लाइफ जितनी ग्लैमरस लगती है उतनी नहीं है। वो उसे एक अलग रास्ता बताता है, माउंट बायो, एक ऐसी जगह है जहाँ ब्लैक कम्युनिटी अपने रूल्स पर जीती है। स्मोक चाहता है कि सैमी इस डेंजरस लाइफ से दूर रहे, लेकिन सैमी अब रुकने वाला नहीं। वो साफ बोल देता है, आज जो महसूस हुआ वो आजादी थी, मैं ये नहीं छोड़ सकता। तभी बो चाओ भागते हुए आता है। कुछ गड़बड़ हो चुकी है। गैम्बलिंग रूम में 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक के हाथ में ब्लेड, दूसरे के चेहरे से खून बह रहा है। पता चलता है एक ने चीटिंग की थी। स्मोक तुरंत कंट्रोल लेता है। वो बिना सोचे उस आदमी को गिरा देता है। अब स्मोक को स्टैक की जरूरत है। सैमी उसे ढूंढने जाता है। सैमी रूम का दरवाजा खोलता है और तुरंत बंद कर देता है। थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल। उसे लगता है स्टैक और मेरी बस अकेले हैं कुछ पर्सनल टाइम में। वो वापस जाकर बताता है। स्मोक गुस्से में आ जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा था, और खुद वहां जाने निकल पड़ता है। स्मोक दरवाजा खोलता है और सब कुछ बदल जाता है। जो वो देखता है वो समझ से बाहर है। मेरी स्टैक को पकड़े हुए है और उसके गले से खून पी रही है। 1 सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है। स्मोक बिना सोचे गोली चला देता है। मेरी गिरती है लेकिन मरती नहीं। वो हंसती है, धीरे धीरे खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर कहती है, हम तुम सब
सबको मार डालेंगे। अब साफ हो जाता है ये कोई इंसान नहीं है। स्मोक फिर गोली चलाता है, लेकिन मेरी बहुत तेज भागती है और बाहर अंधेरे में गायब हो जाती है। डेल्टा स्लिम उसे उस हालत में भागते हुए देखता है, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। ब्लैक रूम में स्टैक जमीन पर पड़ा है, सांस टूट रही है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सब खत्म हो जाता है। स्मोक के हाथों में उसका भाई मर जाता है। ये मोमेंट पूरी कहानी का इमोशनल हिस्सा है। स्मोक जो हमेशा कंट्रोल में रहता था, अब टूट चुका है। एनी सिचुएशन समझ जाती है ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ और है, कुछ पैरानॉर्मल, कुछ खतरनाक। वो कहती है हमें बॉडी बाहर ले जानी होगी, लेकिन स्मोक मना कर देता है। उसके लिए ये कोई बॉडी नहीं, उसका भाई है। हालवे से स्मोक बाहर आता है, खून से लथपथ, और सबको बता देता है स्टैक मर चुका है। पूरा माहौल शांत हो जाता है, म्यूजिक रुक जाता है। अब कहानी पूरी तरह हॉरर बन चुकी है। बाहर से अचानक कॉर्न ब्रेड आता है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, सबको कुछ अजीब लगता है। स्मोक उसे देखता है गुस्से में, स्टैक मर गया और तू कहाँ था? कॉर्न ब्रेड कैजुअली जवाब देता है बस बाहर गया था। लेकिन एनी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसे रोक देती है और नोटिस करती है कॉर्न ब्रेड अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा है। यही एनी को सब समझ आ जाता है। वो कहती है तू खुद अंदर क्यों नहीं आ रहा? अब टेंशन बढ़ जाता है। एनी सीधे बोल देती है तू मर चुका है और अब तू इंसान नहीं है। ये सुनकर माहौल शांत हो जाता है। स्मोक भी अब डाउट करने लगता है, क्योंकि कॉर्नब्रेड पूरे दिन अंदर बाहर जा रहा था, लेकिन अब अचानक उसे इनवाइट चाहिए। कॉर्नब्रेड पैसे मांगता है, जैसे वो अभी भी नॉर्मल है। स्मोक उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है और तभी सब कुछ सेकंड में बदल जाता है। कॉर्नब्रेड भूत तेजी से उसका हाथ पकड़ता है और उसके खून तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक तुरंत रिएक्ट करता है और सीधा गोली उसके चेहरे पर चला देता है। कॉर्नब्रेड गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं। वो फिर उठने लगता है। अब कंफर्म हो जाता है ये इंसान नहीं है। एनी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है सुबह तक यहीं रहना होगा, बाहर मौत है। अब अंदर सब डर चुके हैं, लेकिन असली शॉक अभी बाकी है। बैक रूम के दरवाजे के पास सैमी और पर्लाइन खड़े हैं। अचानक अंदर से थक थक की आवाज आती है। दोनों डर जाते हैं, क्योंकि अंदर तो स्टैक की डेड बॉडी थी। फिर आवाज आती है सैमी दरवाजा खोल। सैमी को यकीन नहीं होता, लेकिन आवाज बिल्कुल स्टैक जैसी है। वो स्मोक को बुलाता है। स्मोक भी कंफ्यूज हो जाता है। अंदर से आवाज फिर मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर निकालो। कुछ पल के लिए सबको लगता है शायद वो सच में जिंदा है, लेकिन एनी तुरंत समझ जाती है ये स्टैक नहीं है। अंदर से आवाज गुस्से में बदल जाती है। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और फिर दरवाजा टूट जाता है। स्टैक बाहर आता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। वो हमला करने दौड़ता है, लेकिन एनी उस पर गार्लिक फेंकती है और वो जलने लगता है। यही सबसे बड़ा सच सामने आता है, ये भूत नहीं, ये वैम्पायर्स हैं। स्टैक भागकर बाहर चला जाता है। अब सिचुएशन क्लियर है, जिससे भी काटा जा रहा है वो वैम्पायर बन रहा है। अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ग्रेस रोने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बो बाहर है और वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन एनी मना करती है। बाहर जाना जैसे मौत को बुलाना। सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। लकड़ी के स्टेक्स, गार्लिक, होली वाटर। एनी एक्सप्लेन करती है ये नॉर्मल स्पिरिट्स नहीं है, ये वैम्पायर्स हैं जो इंसान के शरीर में फंस जाते हैं और हमेशा के लिए कर्स्ड हो जाते हैं। स्मोक पूछता है क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? एनी साफ बोलती है नहीं, अब बस उसकी आत्मा को आजाद कर सकते हैं। ये सुनकर स्मोक टूट जाता है, क्योंकि अब उसे अपने ही भाई के खिलाफ लड़ना होगा। उधर सैमी गिल्ट फील करता है। उसे लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसके म्यूजिक की वजह से। लेकिन डेल्टा स्लिम माहौल हल्का करता है और कहता है अगर शैतान आया तो पहले मुझसे टकराएगा। अब सब रेडी हैं, लेकिन तभी पर्लाइन एक डेड बॉडी देखती है। वो वही आदमी है जो पहले घायल हुआ था, लेकिन इतना खून उसके जख्म से नहीं निकल सकता था। मतलब साफ है कोई और भी अंदर है, या फिर कुछ और शुरू हो चुका है। अब स्मोक और सैमी बॉडी को बाहर फेंकने जाते हैं और जैसे ही वो बाहर देखते हैं, अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखता है और ये सब वही लोग हैं जो पहले अंदर पार्टी कर रहे थे। स्मोक तुरंत समझ जाता है। वो सैमी को खींचकर अंदर ले आता है। अब एक डरावना सीन दिखता है। रेमिक बीच में खड़ा है और उसके चारों तरफ सारे लोग जो अब वैम्पायर्स बन चुके हैं। स्टैक, मेरी, कॉर्नब्रेड सब अब उसी के साथ हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, वो सब खुश दिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जैसे ये कोई सेलिब्रेशन हो। रेमिक खुद भी डांस करता है, लेकिन ये डांस अलग है, जैसे वो सदियों बाद फिर से जी रहा हो। अब क्लियर हो जाता है ये सिर्फ अटैक नहीं है, ये उनका अपना ट्विस्टेड वर्ल्ड है। अंदर एनी सबको इकट्ठा करती है। वो गार्लिक निकालती है और कहती है सबको ये खाना पड़ेगा, क्योंकि अब डाउट है शायद उनमें से कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड ना हो। एक एक करके सब गार्लिक खाते हैं, स्मोक, सैमी, ग्रेस। लेकिन पर्लाइन हेजिटेट करती है। स्मोक उसे गन दिखाकर मजबूर करता है, खा वरना गोली मार दूंगा। ये मोमेंट दिखाता है अब डर ने सबको बदल दिया है। पर्लाइन गुस्से में गार्लिक खा लेती है।
फिर डेल्टा स्लिम खाता है और अचानक वो चोक करने लगता है। सब डर जाते हैं, क्या वो भी इन्फेक्टेड है? लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो संभल जाता है, कहता है बस ज्यादा पी ली थी। लेकिन डाउट खत्म नहीं होता। स्मोक और सैमी वापस उस जगह जाते हैं जहां बॉडी मिली थी। स्मोक खून चेक करता है, वो खून नहीं वाइन है, मतलब कुछ और भी खेल चल रहा है। बाहर से अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। वो वही आदमी है जिसे उन्होंने डेड समझा था। स्मोक दरवाजा खोलता है और सामने जो होता है वो और भी डरावना है। कॉर्नब्रेड उस आदमी पर हमला कर रहा है, उसका खून पी रहा है। अब ग्रेस अपने हस्बैंड बो को देखती है। वो बाहर खड़ा है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन असली डर यही है। वो सब कुछ देख रहा है और उसे ये नॉर्मल लग रहा है। वो ग्रेस से कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन फिर उसकी मुस्कान बदल जाती है और वो कहता है या मुझे अंदर बुला लो, अब साफ है वो भी बदल चुका है। तभी रेमिक सामने आता है और अपना असली इंटेंशन बताता है। वो कहता है ये दुनिया तुम लोगों को कभी जीने नहीं देगी, लेकिन हम देंगे, हम सब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। फिर वो सबसे खतरनाक ऑफर देता है, बस सैमी को हमें दे दो, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये मोमेंट बहुत बड़ा है क्योंकि सैमी ही टारगेट है। स्मोक तुरंत सामने आ जाता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन रेमिक उसे मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। वो बताता है ये पूरा प्लेस एक ट्रैप था उन्हें मारने के लिए, और अब स्टैक भी उसके साथ खड़ा है। स्टैक स्मोक को समझाने की कोशिश करता है, ये ही रास्ता है, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। स्मोक कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि सामने उसका भाई है, लेकिन वो वही नहीं है। अंदर ग्रेस टूट जाती है क्योंकि उसे डर है उसकी बेटी भी खतरे में है। वो डिसाइड करती है अब भागना नहीं, लड़ना है। सब लोग वेपन्स बनाना शुरू करते हैं। बाहर सारे वैम्पायर्स पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं और गाना गाते हैं, एक डरावना हॉन्टिंग गाना। वो विंडो के पास आकर ग्रेस को देखता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ग्रेस कंट्रोल खो देती है और चिल्ला देती है आ जाओ अंदर, और बस यही गलती हो जाती है। दरवाजे खुल जाते हैं, वैम्पायर्स अंदर घुस आते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बो ग्रेस पर हमला करता है, दोनों आग में जल जाते हैं। एनी होली वाटर से रेमिक को रोकती है और समझती है बाकी वैम्पायर्स रेमिक से जुड़े हैं, लेकिन तभी स्टैक पीछे से आता है और एनी को काट लेता है। और एनी जानती है वो अब बदलने वाली है। वो स्मोक से कहती है मुझे खत्म कर दो अभी। स्मोक मजबूरी में चाकू उसके दिल में घोंप देता है। एनी वहीं मर जाती है। स्मोक टूट जाता है, लेकिन अब रुकने का टाइम नहीं है। दूसरी तरफ डेल्टा स्लिम आगे आता है और खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। वो स्टेज पर गाना गाता है, वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर उनके बीच कूद जाता है। स्मोक, सैमी और पर्लाइन ऊपर भागते हैं, लेकिन रेमिक फिर से सामने आ जाता है। फाइट शुरू होती है, पर्लाइन को काट लिया जाता है। वो सैमी से चिल्लाती है भागो। सैमी मजबूरी में कूद जाता है और बाहर भागता है। ऊपर स्मोक और स्टैक आमने सामने हैं। स्टैक उसे समझाने की कोशिश करता है, ये दर्द खत्म कर देगा। वो उसे काटने जाता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि स्मोक के पास एनी का दिया हुआ ताबीज है। स्मोक और स्टैक आमने सामने होते हैं। स्मोक के हाथ में चाकू है और वो उसे स्टैक के सीने की तरफ ले जा रहा होता है। स्टैक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तूने मुझे बचाने के लिए अपने ही बाप को मार दिया था, अब मुझे भी मार देगा। ये सुनकर स्मोक अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द और गिल्ट साफ दिखता है। उधर दूसरी तरफ सैमी अपनी जान बचाकर नदी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन अचानक रेमिक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सैमी को पकड़ लेता है क्योंकि उसे उसकी आत्मा और उसका म्यूजिक चाहिए। सैमी डर के मारे प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है और सबसे शॉकिंग बात, रेमिक भी उसके साथ वही प्रेयर बोलने लगता है। फिर रेमिक अपनी सोच बताता है कि ये दुनिया झूठ है, गॉड और डेविल सब एक इल्यूजन है और वो सबको एक ही एग्जिस्टेंस में बदलना चाहता है। वो सैमी को बार बार पानी में डुबोकर उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। जब लगता है अब सब खत्म हो गया, तभी सैमी अपनी गिटार से हमला करता है। ट्विस्ट ये होता है कि गिटार का जो मेटल हिस्सा है वो सिल्वर का होता है और वैम्पायर्स के लिए सिल्वर बहुत खतरनाक होता है। रेमिक पहली बार सीरियसली घायल हो जाता है और तभी स्मोक पीछे से आता है, पूरी तरह घायल लेकिन अभी भी खड़ा। वो मौका देखकर चाकू सीधा रेमिक के सीने में घुसा देता है। जैसे ही रेमिक मरता है, बाकी सारे वैम्पायर्स भी तड़पने लगते हैं। सूरज निकलते ही सब जलकर खत्म होने लगते। रेमिक भी आखिर में जलकर राख बन जाता है। फाइट खत्म हो जाती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।